हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंग्लिश का सिलेबस रहता है, इंग्लिश का पोर्शन रहता है, उसमें कई बार साइनोनिम्स, एंटोनिम्स और ईडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं। तो हम आज के इस वीडियो में लेके आए हैं, कुछ हम पहले सिनोनिम्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसी वीडियो में एंटोनिम्स भी हम कुछ डिस्कस करेंगे और लास्ट में वीडियो के ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी मैंने कुछ इसमें डाली हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। पहला है कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है कि किसी तरह की साजिश या किसी तरह का षड्यंत्र किसी के खिलाफ कर रहे हैं। तो उसके सिनोनिम्स में क्या होगा? इंट्रिग्यू, कैबाल, सटरफ्यूज और कोलिजन। कोलिजन मतलब होता है कि किसी तरह की मिली भगत करना, साठगांठ करना किसी के खिलाफ। तो ये सब कॉन्स्पिरेसी का मतलब है साजिश और षड्यंत्र। ये सारे इसी के सिनोनिम्स हैं। एग्जाम में इनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। फिर से पढ़ लेते हैं। इंट्रिग्यू, कैबाल, सटरफ्यूज और कोलिजन। कोलिजन का मतलब साठगांठ या मिली भगत करके किसी के खिलाफ ऐसा करना। नेक्स्ट है कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट का मतलब होता है कि किसी तरह का प्रायश्चित करना या पश्चाताप करना, वो कॉन्ट्राइट होता है। तो इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं जो इसके सिमिलर वर्ड्स हैं। रिमोर्स, पेनिटेंस, सोलिटियम, क्यूटेंस, एक्सपायट, इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब वही है कि किसी तरह का प्रायश्चित कर रहे हैं या किसी की भरपाई कर रहे हैं। तो ये सारे सिनोनिम्स उसी के लिए होंगे। हमने कोई गलत काम करा है, हमें रिपेंट हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, तो उसी प्रायश्चित करते हैं हम, या किसी तरह का प्रायश्चित करते हैं, वो पश्चाताप वाला वही है ये। रिमोर्स, पेनिटेंस, सोलिटियम, क्यूटेंस, एक्सपायट, इंडेमनिटी। नेक्स्ट है विंडिकेट। विंडिकेट का मतलब होता है किसी इंसान को किसी तरह का एक्यूजन लगा था, एक्यूजेशन, उस पर आरोप लगा हुआ था, किसी तरह का अपमान करने की उस पर दोष लगा हुआ था। तो उससे अगर उसको मुक्त कर दिया जाए, आज़ाद कर दिया जाए, तो वो विंडिकेट होना कहलाता है। तो इसके सिनोनिम्स में होगा एब्सॉल्व हो जाना, एक्विटल हो जाना, एक्सोनरेटेड, इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी का मतलब है किसी भी दंड से मुक्ति मिल जाना। एक्सोनरेटेड भी किसी को बरी कर दिया। एक्विटल भी हमने कई बार हिंदू में या न्यूज़पेपर में देखा होगा कि समवन एक्विटेड फ्रॉम दी जेल, या किसी तरह की कैद से उसको निकल जाता है, वो उसको बरी कर दिया जाता है, तो एक्विटल वर्ड इस्तेमाल होता है। एब्सॉल्व भी वही है कि किसी को आज़ाद कर दिया, किसी भी तरह की उससे निगरानी से या जेल से उसको आज़ाद कर दें। तो ये विंडिकेट का मतलब होता है आज़ाद कर देना। नेक्स्ट है विंडिक्टिव। विंडिक्टिव का मतलब होता है किसी तरह का प्रतिशोध लेना या बदला लेने की भावना विंडिक्टिव कहलाती है। तो विंडिक्टिव में रिवेंज, रिवेंज तो काफ़ी कॉमन वर्ड है, किसी से बदला लेना। एवेंज भी रिवेंज का ही सिनोनिम्स है, विंडिक्टिव का सिनोनिम्स है। एक्रीमोनियस भी होता है कि प्रतिशोध जैसी भावना होना, जैसे किसी ने कुछ करा है तो हम उसके लिए रेसिप्रोकेट करते हैं। रेसिप्रोकेट भी यहाँ लिखा नहीं है, तो रेसिप्रोकेट भी वही मतलब होता है कि किसी को काउंटर करें, जैसे को तैसा वाली बात, कि हम बदला लेंगे, प्रतिशोध लेंगे, ये वाला विंडिक्टिव होता है। नेक्स्ट है लूनाटिक। लूनाटिक का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा इंसान जो बहुत स्थिर नहीं है, अपनी बातों पे बहुत ज़्यादा टिकता नहीं है, ठीक है ना, कहीं भी टिकता नहीं है, हर बात में उसकी फिकलनेस रहती है। तो ये फिकल शब्द इसी में लूनाटिक के ही साथ सिनोनिम्स में डाला है। और भी लिखे हैं कैप्रिसियस, क्वेर्क, विम्सिकल। विम्सिकल का मतलब अच्छा, मतलब कहते हैं ना कि सन की आदमी है, सनक आई तो करने लगा, नहीं आई तो नहीं किया, कोई भी स्थिर नहीं है, कुछ भी स्टैटिक नहीं है। एरेटिक भी इसी का सिनोनिम्स होगा। तो फिर से देख लेते हैं लूनाटिक के सिनोनिम्स। कैप्रिसियस, क्वेर्क, विम्सिकल, फिकल, एरेटिक। नेक्स्ट है कॉर्पोरियल। कॉर्पोरियल का मतलब होता है कि शरीर संबंधी, जिसका शरीर है, जिसकी एक बॉडी है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, इस तरह का होता है कॉर्पोरियल, शारीरिक होना। तो इसके सिनोनिम्स में है कार्नाल, टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब है कि जिसको हम छू के महसूस कर सकते हैं या जो वाकई में एग्जिस्ट करता है। मोर्टल। मोर्टल का एक एंटोनिम्स होता है इमोर्टल। मतलब मोर्टल मतलब ऐसा शरीर है तो कभी ख़त्म होगा, ये मोर्टल होता है। इमोर्टल चीज़ जो कभी मरे ना, जो कभी ख़त्म ना होनी हो, वो इमोर्टल है। अब कोई चीज़ शरीर से बनी है तो जाहिर सी बात है वो एक दिन ख़त्म होगी, इसलिए वो मोर्टल में आएगी। वेनेरियल भी वही होता है जो शरीर से बना हुआ है, शारीरिक उसकी संरचना है। फ्लैशी, ये फ्लैश से बना है, फ्लैशी। फ्लैश का मतलब उसमें मांस है, और बॉडी तो बॉडीली
इसी से बना है, तो इसके सिनोनिम्स में आ सकता है कॉर्पोरियल। नेक्स्ट है फटीग। फटीग का मतलब होता है कि कोई इंसान बहुत थक गया है, उसमें अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, पूरी उसकी एनर्जी खत्म हो चुकी है, वो एक कदम भी नहीं चल सकता है, ये होता है फटीग। तो इसके सिनोनिम्स होगा लेसीट्यूड। लेसीट्यूड मतलब बिल्कुल आलसी हो गया है, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं। एग्जॉस्टेड मतलब ऑल द एनर्जी गेट बर्नड आउट, एग्जॉस्टेड है। लेथार्जिक भी बहुत थका हुआ। लैंगर भी होता है। और लेजी, लेजी का मतलब उसमें इतना आलस है कि अब वो एक कदम भी नहीं चल सकता, उड़ना भी नहीं चाहता है, इस तरह का है लेसीट्यूड, फटीग। नेक्स्ट है इलेटेड। इलेट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना या खुशी होना। तो उसके सिनोनिम्स में देखते हैं एफोरिक, एक्सटेसी, रैप्चरस, गिली और ब्लिस। यूफोरिक का मतलब भी है बहुत ज़्यादा हैप्पी होना, खुश होना। ये एक्सटेसी बहुत कॉमन शब्द, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, कई बार इसकी स्पेलिंग को भी देखा जाता है दोस्तों, तो कई बार ये स्पेलिंग एरर में भी पूछा जाता है। एक्सटेसी, एक्सटेसी इसका मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा परमानंद या खुशी की स्थिति में होना। रैप्चरस, गिली का मतलब भी खुशी है, और ब्लिस भी मतलब बहुत हैप्पी होना। मेंडासियस, नेक्स्ट है मेंडासियस। तो मेंडासियस का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो हमें नज़र आ रही है कुछ और, बल्कि असलियत में कुछ और है, मतलब मुखौटा लगाए हुए कोई चीज़ है, बहरूपिया के रूप में कोई चीज़ है, वो मेंडासियस कहलाता है। मतलब अपनी वास्तविक स्थिति को जाहिर नहीं कर रहा है, किसी तरह का धोखा है, वो मेंडासियस कहलाता है। तो उसके सिनोनिम्स में देख सकते हैं फिंग्ड। स्पेलिंग को दोस्तों ज़रूर से याद रखें, यहाँ मैंने बहुत ध्यान से सारी स्पेलिंग लिखी हैं, कई बार एग्जाम में स्पेलिंग एरर से भी सवाल आता है, मैं अपने किसी एक वीडियो में स्पेलिंग एरर का भी लगाऊंगा, एग्जाम में स्पेलिंग एरर से भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा है, डिस्गाइज। डिस्गाइज का मतलब भी वही है कि वो वास्तविक नहीं है, किसी तरह का छुपा हुआ उसने अवतार ले रखा है, उस पर अनावरण लगा हुआ है, इस तरह से आवरण लगा हुआ है। नेक्स्ट है डिसेंबल और प्रिटेंटेड का मतलब उसने बहाना कर रहा है, एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा है। इनकॉग्निटो, इनकॉग्निटो भी वही होता है जो ओरिजिनल नहीं है, वास्तविक नहीं है, किसी तरह का आभासी या वर्चुअल, इमेजनरी, इस तरह की कोई चीज़ है। नेक्स्ट है एर्निंग। एर्निंग का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की मांग होना, या किसी चीज़ की हम पीछे लग जाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा उसकी तड़प लग जाती है, तड़प लग जाती है, वो एर्निंग कहलाता है। तो क्रेविंग होना, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मांग होना, क्रेविंग होना, जैसे सभी लोग उस चीज़ के पीछे पड़े हैं। डिज़ायर होना, आपकी बहुत ज़्यादा इच्छुक होना। ईगर मतलब बहुत इच्छुक होना, जिज्ञासु होना। लॉन्गिंग भी वही होना होता है कि अर्निंग का मतलब बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आपको एकदम तड़प लग रही है, उसके लिए तड़प रहे हैं आपकी वो चीज़ मिल जाए। टू डेस्परेट भी इधर लिख रहा है, डेस्परेटली नीड समथिंग, जैसे हमें बहुत ज़रूरत है किसी चीज़ की, तो वो डेस्परेट भी कहलाता है। नेक्स्ट है रेपोर्ट। रेपोर्ट का मतलब होता है किसी तरह का समझौता होना, सामंजस्य होना, आपसी भाईचारे की भावना होना, इस तरह से मिलजुल के करने का रेपोर्ट होता है। तो एफिनिटी, ये काफ़ी पॉजिटिव वर्ड है ये पूरा। एफिनिटी, हारमनी का मतलब होता है मिलजुल के, हारमनी का हिंदी होता है भाईचारे का भावना। एकॉर्ड का मतलब किसी तरह का सहगामी होना, मिलकर काम करना। कॉनकॉर्ड का मतलब भी होता है किसी तरह का एग्रीमेंट हो गया है, समझौता हो गया दो लोगों तीन लोगों के बीच में, वो कॉनकॉर्ड कहलाता है। ये रेपोर्ट के सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है बेजियर। बेजियर का मतलब होता है कोई चीज़ बड़ी अटपटी सी है, मतलब स्ट्रेंज सी लग रही है, अजीब सी लग रही है, जैसी अभी तक कभी देखी नहीं है, नई है बहुत ही, वो बेजियर कहलाती है। इसके सिनोनिम्स में स्ट्रेंज लिखा है। सररियल भी इसका सिनोनिम्स है, इसको याद रख सकते हैं। जैसे रियल नहीं है कोई चीज़, आगे सर लगा है सर, तो वो रियल नहीं है, मतलब बहुत अजीब सी लग रही है, नई चीज़ कोई आई है, वो सरियल कहलाती है। ग्रोटेस्क्यू का मतलब भी है कि एकदम भद्दा और अलग सा लगे कोई चीज़, कहने लगते हैं कि बहुत सारे लोगों के बीच में कोई इंसान अलग दिख जाए तो अलग कहते हैं कि वो भद्दा दिख रहा था, अलग दिख रहा था। क्वेयर भी वही होता है कि जो किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, बिल्कुल अजीब सा है। पिकुलियर भी बिल्कुल विसंगत है। और वियर्ड का भी, ये तो कॉमनली यूज करते हैं कि समथिंग वेरी वियर्ड, मतलब जो प्रचलन में नहीं है, बहुत अलग सी कोई चीज़ कर दी है। नेक्स्ट है स्लू। स्लू का मतलब होता है कोई चीज़ बहुतायत में होना, काफ़ी पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल होना, उसकी बिल्कुल भी कमी नहीं है। इसके नेगेटिव में भी काफ़ी सारे शब्द होते हैं, हम अपने अगली वीडियो में या आगे देखेंगे। प्लेंटी, प्लेथोरा, एबंडेंस, सरफीट, एम्पल, एम्पल अपॉर्चुनिटी, पर्याप्त अवसर हैं।
और मायरियाड, मायरियाड का मतलब भी होता है कि कोई चीज़ बहुत असंख्य रूप से बहुत बहुतायत में अवेलेबल है। सरफीट का मतलब भी है ज़रूरत से ज़्यादा हमारे पास लबालब है कोई चीज़ हमारे पास। एबंडेंस का मतलब भी है पर्याप्त तो प्रचुर मात्रा में, एबंडेंस का मतलब प्रचुर होता है। प्लेथोरा और प्लेंटी ये सिलू के सिनोनिम्स हो जाएंगे। निगार्ड का मतलब होता है कि कोई इंसान काफ़ी कंजूस है या मितव्ययी है, पैसा बहुत मुश्किल से खर्च करता है। इकोनॉमिकल लिखा हुआ है, ये इसका सिनोनिम्स होगा निगार्ड का। माइजर का मतलब सीधा कंजूस होता है। पार्सिमोनियस का मतलब एक बहुत कम खर्चे में चलाने वाला। फ्रूगल भी होता है, कम खर्चा करे बहुत ज़्यादा। इसका एक एंटोनिम्स होता है प्रोडिगल। फ्रूगल का एंटोनिम्स मतलब, फ्रूगल मतलब बहुत कम खर्च करने वाला, प्रोडिगल का मतलब होता है काफ़ी अच्छा खर्चीला लग्जरियस इंसान। नेक्स्ट है निगार्ड का पता लग गया, कंजूस है, ये सारे उसके सिनोनिम्स भी है, कम खर्च करने वाला। नेक्स्ट है डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का मतलब होता है कोई चीज़ काफ़ी डिटेल में समझा रहे हैं, उसका व्याख्यान कर रहे हैं, डिटेल में समझा रहे हैं, व्याख्या करके लिखना किसी चीज़ को, वो उसका डिस्कोर्स करना कहलाता है। तो ऐसे ऐसे तो होता है कि निबंधात्मक तरीके से बहुत डिटेल में निबंधात्मक तरीके से कोई चीज़ लिखते हैं। डिसर्टेशन भी इसी का सिनोनिम्स होगा। एक्सपोजिशन भी इसका सिनोनिम्स है। और डिस्क्यूजिशन, ये थोड़ा नए वर्ड है, काफ़ी बड़े भी हैं लेकिन एग्जाम में आ सकते हैं, याद रखना है। डिस्कोर्स का मतलब क्या होता है, पहले इसका मीनिंग बता लेते हैं कि इसका मतलब है कोई चीज़ काफ़ी डिटेल में या व्याख्या के रूप में लिखते हैं। तो डिसर्टेशन, एक्सपोजिशन, डिस्क्यूजिशन। नेक्स्ट है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है कि आपने सोशल साइंस की बुक में या कहीं भी जहाँ किंगडम वगैरह पढ़ते हैं वहाँ पढ़ा होगा कि एक राजा एब्डिकेट दी थ्रोन, मतलब अपना जो उसका थ्रोन था, क्राउन था, उसको एब्डिकेट कर देता, छोड़ देता है, या तो अपने सक्सेसर के लिए या अपने सन के लिए। तो वो होता है एक तरह से छोड़ देना या किसी और को सौंप देना या त्याग देना, वो एब्डिकेट कहलाता है। तो इसके सिनोनिम्स होंगे एब्निगेट करना यानी अपनी सक्सेसिव जनरेशन के लिए उसको छोड़ देना, रिलेंक्विश करना, त्याग देना। रेनंसिएट का मतलब भी होता है त्याग देना, जैसे वो लिखा है रिजाइन कर दिया, जैसे किसी ने रिजाइन कर लिया तो उसकी जगह कोई और लेगा, रिजाइन करना, पद छोड़ देना। और रेनाउंस का मतलब भी होता है उसको छोड़ देना। ये फिर कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है, जरूरी नहीं कि मैंने ये एग्जाम्पल के लिए बताया कि सिर्फ क्राउन को एब्डिकेट कर रहे हैं, थ्रोन को एब्डिकेट कर रहे हैं। कोई भी चीज़ अगर आप छोड़ते हैं, त्यागते हैं तो उसको रेनाउंस कर रहे हैं, रेनंसिएट कर रहे हैं, रिलेंक्विश कर रहे हैं, एब्निगेट कर रहे हैं। हैरोविंग, हैरोविंग का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत कष्टदायक है, पेनफुल है। इधर पेन भी मैंने लिखा है इसके सिनोनिम्स में, तो इसकी और सिनोनिम्स है कि बहुत कष्टदायक है। एगोनी, एगोनी का मतलब होता है काफ़ी बुरी स्थिति में होना, जैसे उसकी दुर्दशा हो किसी की या व्यथा हो किसी की। टॉर्चरस है, काफ़ी कष्टदायक है। एफ्लेक्टेड मतलब सताया हुआ, काफ़ी सताया जा रहा है। स्माइट का मतलब एक एक्सप्लॉयटेशन भी होता है, एक्सप्लॉयट करना, वो भी इसमें डाल सकते थे कि कोई किसी का बहुत शोषण करा जाए, उसको कष्ट। डिस्ट्रेस का मतलब बहुत मानसिक रूप से प्रताड़ित होना। ये सारे इसी के सिनोनिम्स हैं। दो और हैं जो मैं लिखा नहीं हूँ, एक तो एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण होना, और दूसरा होता है टॉर्मेंट, TORMENT, टॉर्मेंट करना यानी काफ़ी सताना, उसको परेशान करना किसी इंसान को। नेक्स्ट है थ्राइविंग। थ्राइविंग का मतलब होता है किसी चीज़ का काफ़ी बढ़ना, उसकी उन्नति होना और उसका आगे आगे बढ़ना, तो वो होता है फ्लरिश करना, किसी चीज़ का विकसित होना। फोस्टर मतलब अच्छे से पनपना, उसका पनपना उसका। बर्जनिंग का मतलब भी वही होता है उत्पन्न होना, किसी चीज़ का पनपना और ज़्यादा ब्लूम करना। ब्लूम का मतलब भी होता है अच्छा विकसित करना, बढ़िया प्रोग्रेस कर रहा है कोई चीज़। ऑगमेंट का मतलब भी होता है किसी चीज़ को बढ़ावा मिलना। तो ये थ्राइविंग का सारे सिनोनिम्स है, फ्लरिश, फोस्टर, बर्जनिंग। बर्जनिंग काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है पहले भी, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है बर्जनिंग, ऑगमेंट और ब्लूम, ब्लूम करना। ब्लूम जैसे कोई फ्लावर्स को ब्लूम करते हैं, कोई भी फल वगैरह जब पनपते हैं बढ़ते हैं तो उनको ब्लूम कर लाता है। प्रोग्रेस तो ये काफ़ी कॉमन ही वर्ड है। नेक्स्ट है, अब इसमें हम एंटोनिम्स कुछ डिस्कस कर लेते हैं, यानी जो विलोम शब्द हैं अपोजिट होंगे। पॉइजनस, पॉइजनस तो कॉमन वर्ड है, पता ही होगा कि जहरीला है कोई चीज़, टॉक्सिक है यानी हमारे लिए हानिकारक है, तो उसके एंटोनिम्स में होगा कि जो जो हमारे लिए लाभदायक होगा वो इसके एंटोनिम्स में आएगा। तो पॉइजनस के एंटोनिम्स यानी अपोजिट में होगा सैलुब्रियस, इन नॉक्सियस। नॉक्सियस होता है हानिकारक या
जहरीला होना, तो उसका इन लगा देते हैं तो एंटोनिम्स हो जाएगा। एग्जाम में भी ऐसे ही आते हैं, तो आप दोनों यहाँ एक ही साथ याद हो जाएंगे। इन हटा देंगे तो नॉक्सियस या नॉकुअस ये हो जाएंगे कि बहुत पॉइजनस हैं, जहरीले हैं, लेकिन इनके आगे इन लगाने से एंटोनिम्स बन जाएंगे। तो ये सारे सेलुब्रियस, इनॉक्सियस, इनोकुअस, बेनाइन, एनोडाइन ये हैं कि इनमें किसी तरह का नुकसान नहीं है, ये हार्मलेस हैं, ये हमें लाभ ही देंगे किसी तरह से। जबकि पॉइजनस का मतलब है जहरीला या हानिकारक होना किसी चीज़ का। नेक्स्ट है, ये वही है जो हमने सिनोनिम्स में देखा था, एस्टेसी। एस्टेसी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना, परमानंद होना। तो इसका सारा अपोजिट होगा कि कोई इंसान सैड है या दुखी है। तो मोरोज का मतलब होता है दुखी होना। सोलेन का मतलब होता है हताश, मायूस। मेलंकली भी होता है निराश होना। एक्सेस्परेट का मतलब भी है कोई हताश है या मायूस है। एंग्जियस का मतलब कोई इंसान बहुत टेंस है, चिंतित है, उसको बड़ी परेशानी में है, टेंशन में है। तो ये सारे इसके एंटोनिम्स में अपोजिट में हो जाएंगे। एग्रावेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा देना या प्रवोक करना, उसको एवोक कर देना, उसको उकसा देना किसी को, वो एग्रोवेट कहलाता है। तो इसका अपोजिट होगा किसी चीज़ को कम करना। सूदे, सूदे का मतलब होता है शांत करना किसी को, शांत करना। मिटिगेट का मतलब भी होता है कोई चीज़ बहुत ख़राब हो रही है, बिगड़ रही है उसकी हालत, तो उसको सुधारने की कोशिश करना, कम करना, मिटिगेट कहलाता है। एटेन्यूएट भी होता है कंट्रोल करना। मॉडिफाई भी कम करना। एलिविएट भी का मतलब भी है कम करना। एग्रीवेट का मतलब उकसाना। डिलापिडेटेड, डिलापिडेटेड का मतलब होता है, ये पहला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हम सबसे पहले हमें इसका मीनिंग आना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? डिलापिडेटेड का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत बुरी स्थिति में है, जर्जर जीर्ण शीर्ण कंडीशन में है, ख़त्म होने के कगार पे है, अगर उसको सही वक्त पे उसको मरम्मत नहीं मिली। तो ये सारे वर्ड होंगे अपोजिट उसके मरम्मत के, रिकवर करने के। रिकवर मैंने लिख ही रखा है यहाँ पे। रिक्यूपरेट करना मतलब किसी चीज़ का सुधार होना, वापस से उसका कवर होना। रिविटलाइज का मतलब भी होता है एनर्जी आना, किसी तरह से दोबारा से शुरुआत होना। रिससिटेट का मतलब भी वो बिल्कुल मरने की, ख़त्म होने के कगार पे थे, फिर उसको नया जीवन मिल जाना, इस तरह से होता है। जीर्णोद्धार जो हिंदी में एक शब्द होता है, ये सारे जीर्णोद्धार होगा। यहाँ पे जीर्ण शीर्ण होने वाला था, ख़त्म होने वाला था। रिक्यूपरेट, रिकवर, रिविटलाइज, रिससिटेट एंड रेस्टिट्यूट मतलब पुनर्स्थापित होना, कोई चीज़ खत्म हो गई थी तो दोबारा आ रही है। नेक्स्ट है ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब होता है कोई चीज़ काफ़ी शुभ है, पवित्र है, अच्छी है, मतलब मंगल सूचक कहते हैं ना, तो उसके सारे अपोजिट होंगे। ओमिनस का मतलब होता है अमंगल। सिनिस्टर का मतलब भी होता है कि जो अशुभ है, अमंगल सूचक है। अनफॉर्चुनेट कहते हैं कि यार अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीज़ हो गई, खराब मतलब हमारा लक खराब था। तो ऑस्पिशियस का ठीक अपोजिट इनऑस्पिशियस हो जाएगा। तो ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, और ये सारे होंगे अशुभ और अमंगल। नेक्स्ट है इटर्नल। तो इटर्नल का काफ़ी कॉमनली यूज होता है, एग्जाम में आता भी बहुत है ये। इटर्नल का मतलब होता है कि कोई चीज़ शाश्वत हो, मतलब हमेशा चलने वाली हो, कभी ख़त्म ना हो, अनंत काल तक, एवरग्रीन जैसे हो कोई चीज़। तो ये इसका अपोजिट एंटोनिम्स में होगा एफेमराल। एफेमराल का ठीक हिंदी मतलब होता है क्षणभंगुर, जो बहुत थोड़े देर के लिए, थोड़े मोमेंट के लिए, मोमेंटरी हो कोई चीज़, तो वो इटर्नल के अपोजिट होंगे, जो बहुत थोड़ी देर के लिए। फुगासियस का मतलब बहुत थोड़ी देर के लिए रहे कोई चीज़। ट्रांजिटरी, फ्लीटिंग, ट्रांजिएंट का मतलब भी होता है मोमेंटरी, बहुत क्षण भर के लिए कोई चीज़ होना। ये इटर्नल हमेशा के लिए कोई चीज़ रहने वाली है, और ये सारे हैं जो क्षण भर के लिए चीज़ होती है कोई, ये उसके एंटोनिम्स में हो जाएगा। क्रिटिसाइज का मतलब होता है किसी इंसान की निंदा करना, आलोचना करना, तो इसके एंटोनिम्स में होंगे किसी की तारीफ या प्रशंसा। एक्कोलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बड़ी वाहवाही मिलना, किसी की बात को या किसी इंसान को। यूलोगी का मतलब होता है उसका प्रशंसा होना। इनकोमियम का मतलब भी है काफ़ी नाम कमाना, तारीफ मिलना। एक्लेम करना, प्लॉडेट करना, ये कई बार आपने सुना होगा, बोलते हैं गिव हिम अ बिग अपलॉड। तो अपलॉड का मतलब है उनको तारीफ मिल रही है, उनको वाहवाही मिल रही है। और क्रिटिसाइज का मतलब है उनकी कटु निंदा हो, उनकी आलोचना हो। नेक्स्ट है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत क्लियर है और स्पष्ट रूप से नज़र आती है, वो एक्सप्लिसिट कहलाता है। तो उसके अपोजिट में सारा वो होगा जो क्लियर नहीं है, वेग या ऑब्सक्योर है। कोई चीज़ कहते हैं ना, बहुत कोई चीज़ को वेग मत करो, ज़्यादा उलझाओ मत, जब क्लियर है पूरी स्थिति तो उसको वेग मत करो।
तो ये एक्सप्लिसिट के एंटोनिम्स में जाएगा। ठीक एक्सप्लिसिट का एंटोनिम्स होता है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब किसी तरह से इनडायरेक्ट रूप से या ऐसी जो हमें नेकेड आई से समझ नहीं आ रही है, दिख रही नहीं है। ऑब्सक्योर भी होता है जो क्लियर नहीं है, और नेबुलस का मतलब है धुंधला धुंधला सा है, कोई चीज नजारा ना कोई चीज। नेक्स्ट है इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग तो हम कॉमनली यूज करते हैं, लेकिन इसके एंटोनिम्स में देख लेते हैं क्या क्या लिख रहा है। इंटरेस्टिंग का काफी दिलचस्प है, जो आपको पसंद आती है, आपका मन लगता है जिसमें। कम्बरसम का मतलब होता है कोई चीज बहुत बोझिल है, आपका बिल्कुल मन नहीं कर रहा कोई काम करने का, तो वो इंटरेस्टिंग का अपोजिट हो जाएगा। मोनोटोनस भी होता है कि मोनोटोनी मतलब रिपीटेडली कोई चीज हो रही है, बार बार बोरिंग हो गई। लेबोरियस का मतलब भी होता है बोरिंग। ऑनरस का मतलब भी होता है कि एकदम थोपा हुआ किसी इंसान पे, उसका मन नहीं है किसी भी काम को करने का। इंटरेस्टिंग का मतलब होता है कि उसमें रुचि है। और कम्बरसम, मोनोटोनस, लेबोरियस, ओनरस। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है कि कोई इंसान इसमें बहुत एक्सपर्टीज है, उसने इसमें प्रोफिशिएंट मतलब किसी तरह का डिग्री या किसी तरह का उसने इसमें काफ़ी एक्सपर्ट हासिल कर रखा है, वो प्रोफिशिएंट होता है। और इसके एंटोनिम्स में है एमेट्योर। एमेट्योर का हिंदी मतलब होता है कोई चीज़ शौकिया रूप से कर रहा है या नौसिखिया है। लेमैन है मतलब उसी तरह को डिटेल्ड नॉलेज नहीं है किसी चीज़ में, स्किल्ड नहीं है, तो वो लेमैन कहलाता है। एमेट्योर शौकिया है। इन एक्सपर्ट, एक्सपर्ट का ठीक अपोजिट हो जाएगा। इनकम्पिटेंट, कम्पिटेंट होता है कि जिसमें काफ़ी स्किल है, क्षमता है, उसका अपोजिट होगा इनकम्पिटेंट। अनस्किल्ड, स्किल्ड का अपोजिट हो जाएगा। तो ये एमेट्योर के, और फिर ये भी हम समझ सकते हैं कि ये सारे के सारे यहाँ से यहाँ तक एक दूसरे के साइनोनिम्स होंगे, तो हमें सारे वर्ड याद रखने हैं। मैं समझ सकता हूँ कि दोस्तों ऐसे एक बार में सारे वर्ड्स याद नहीं किए जा सकते, लेकिन आपको रिवीजन करना पड़ेगा। वो अलग बात है कि सबकी अपनी अपनी ट्रिक रहती है। कई लोग वोकेबलरी को लर्न करने के लिए अपना आइडिया लगाते हैं, कहीं रूट वर्ड्स का किसी का आइडिया रहता है कि रूट वर्ड से ज़्यादा वर्ड्स याद रहते हैं। लेकिन मेरा अपना ये एक्सपीरियंस है दोस्तों कि आपको बार बार आप रिवीजन करते रहें, और फिर एग्ज़ाम के टाइम पे आप सीधा प्रैक्टिस करें, तो आपका तैयारी हो जाएगा। मुझे ये लगता है एक बार इन सबको ले लें आप, या तो नोटबुक लिख रखिए, कोई भी छोटी डायरी में इनको छोटा छोटा करके आप लिख लें, फिर कहीं भी घूमते हुए चलते हुए उनको रिवाइज करते रहें। लिख नहीं सकते हैं तो इनके स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल में ले सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। बार बार प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे तो ज़रूर से याद हो जाते हैं, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अगर वो रूट वर्ड वाला आइडिया आप जिसको भी वो कंफर्टेबल लगता है तो वो भी कर सकते हैं। मैं लेकिन ये समझता हूँ कि उसमें फिर एक अलग एक्सरसाइज बढ़ जाएगी कि रूट वर्ड देखें, जबकि ये काफ़ी रैंडम वर्ड्स हैं जो मैंने यहाँ लाए हैं, और ये एग्जाम्स में आए हैं रिपीटेडली वर्ड्स, मैंने वही वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो आप इसका एक छोटा सा डायरी बना लें, उसमें नोट करते रहें, हल्का हल्का लिख लें, जिससे कि आप पॉकेट टाइप डिक्शनरी कहीं भी घूमते हुए टहलते हुए उनका रिवीजन भी कर सकें। नेक्स्ट है ग्लीमिंग। ग्लीमिंग का मतलब होता है कि कोई चीज़ काफ़ी स्मूदी है या बहुत चमकदार है, ग्लो कर रही है, इस तरह से होता है। तो इसके अपोजिट में हम लिखेंगे ग्लूमी है कोई चीज़, डल है कोई चीज़। ये गलती से स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, डिम लिखना था, डिन की जगह। डिन का मतलब तो होता है कोलाहल या किसी तरह का अप्रोर और रकस हो जाना, वो हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था, वो डिन होता है। यहाँ DIM होना था, ये DIM है यहाँ पे। डिम, डिम का मतलब कोई चीज़ लो हो गई है, डल हो गई है, ग्लूमी हो गई है। और रफ, रफ का मतलब है काफ़ी खुरदरी है। जैसे मैंने बताया कि ग्लीमिंग में स्मूथ हो, कोई चीज़ ग्लो हो, काफ़ी शाइनिंग सरफेस हो, वो होती है। उसके अपोजिट में होगा कोर्स। कोरस मतलब खुरदरा, रफ भी खुरदरा है, ग्लूमी भी मतलब ज़्यादा लाइटेड नहीं है और स्पार्क नहीं दे रहा है, ये इसके एंटोनिम्स में हो जाएगा। नेक्स्ट में जैसे मैंने कहा था कि वीडियो के लास्ट में कुछ इडियम्स और फ्रेजेस भी मैंने यहाँ डाली हैं, तो ये 10 डाली हैं मैंने इसमें। जल्दी से हम इनको देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले ये अपसेट द एप्पल कार्ट। अपसेट द एप्पल कार्ट का मतलब होता है टू डिस्टर्ब द पीस, यानी किसी तरह का शांति और अमन का माहौल अगर बना हुआ है तो आप उसको अगर भंग कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं, तो उसके लिए इडियम्स यूज होता है अपसेट द एप्पल कार्ट। नेक्स्ट है अंडर द रडार। अंडर द रडार का मतलब है डूइंग समथिंग विदाउट नोटिसिंग, यानी कि किसी सर्विलेंस के अंदर, निगरानी के अंदर हैं और हम ऐसे कोई काम कर रहे हैं कि कोई हमें देख ना पाए, कोई नोटिस ना कर पाए। विदाउट नोटिसिंग हम कोई काम करते हैं, वो अंडर द रडार है। बार्ट्स एंड ऑल। बार्ट्स एंड ऑल का मतलब है टू नो एवरी माइन्यूट डिटेल्स,
यानी किसी की इंसान के बारे में या किसी भी घटना के बारे में छोटी से छोटी जानकारी हमें हासिल करना कहलाता है। हर कुछ जानना, सब कुछ जानना वाट्स एंड ऑल कहलाता है। नेक्स्ट है अ हाउस ऑफ कार्ड। हाउस ऑफ कार्ड का मतलब है अ पुअर प्लान एंड नॉन फीजिबल आइडियाज़, यानी कि ऐसा कोई प्लान बनाओ या ऐसा कोई आइडिया देना जो बहुत वर्केबल ना हो या जो काम करने लायक ना हो, ख़त्म ही हो जाएगा थोड़ी ही देर में, वो कहलाता है हाउस ऑफ कार्ड्स यूज होते हैं उसके लिए। नेक्स्ट है गिव अ फिग। गिव अ फिग का मतलब बी इंटरेस्टेड इन समथिंग, कि मान लीजिए आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, बहुत ज़्यादा आपकी उसमें रुचि है, तो इसका मतलब है कि आप गिव अ फिग का मतलब होता है वो। आउट ऑफ ब्लू। आउट ऑफ ब्लू ये बहुत कॉमनली यूज होता है। आउट ऑफ ब्लू का मतलब होता है सडनली, अनएक्सपेक्टेडली, कोई चीज़ अचानक से, कोई चीज़ याद आना, अचानक से कोई चीज़ होना, वो आउट ऑफ ब्लू होना कहलाता है। डायल डाउन। डायल डाउन का मतलब होता है डाउन मतलब नीचे, डायल मतलब लगाना, यानी नीचे कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो इससे तो आसानी से याद कर सकते हैं, रिड्यूस करना ही होगा। रिड्यूस दी लेवल ऑफ टेंशन, किसी तरह का टेंशन या हीट का माहौल बना है तो उसको रिड्यूस करना डायल डाउन कहलाता है। ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। स्टील समवन्स थंडर। स्टील चोरी, समवन्स थंडर, किसी का थंडर चोरी कर रहे हैं, ये तो लिटरल मीनिंग है, लेकिन इसका इडियम्स का क्या मीनिंग है? टेकिंग क्रेडिट ऑफ अदर्स एल्स डन, मतलब टेकिंग क्रेडिट ऑफ अदर एल्स, किसी और का किया हुआ काम आप उसका क्रेडिट ले लेते हैं, तो वो स्टील समवन्स थंडर कहलाता है। इसके लिए वन वर्ड्स में भी मैंने लिख रखा है, ये प्लेगियरिस्ट कहलाता है। अगर किसी कोई इंसान ऐसा कर रखा है ना कि मान लीजिए किसी और ने बुक छापने के लिए इतनी दिन की मेहनत करी और जब उसकी बुक पब्लिश होने की बात आई तो आपने अपना नाम छाप दिया बुक के ऊपर कि मैंने ये बुक लिखी है, तो इस तरह से ये होता है स्टील समवन्स थंडर। प्लेगियरिज्म का मतलब है किसी का लिखा हुआ, किसी का किया हुआ काम खुद को क्रेडिट देने लगना। डूम एंड ग्लूम का मतलब होता है पेसिमिज्म, लॉस्ट होप, यानी कोई निराशावादी है उसको किसी तरह के। पेसिमिज्म का अपोजिट होता है ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म का मतलब है कोई आशावादी है और पेसिमिज्म का मतलब है कोई निराशावादी है, उसने हर तरह की आस को खो दिया, आशा को लॉस कर दिया, लॉस्ट होप, वो डूम एंड ग्लूम कहलाता है। नेक्स्ट है डूम्स डे। डूम्स डे का मतलब होता है डे ऑफ जजमेंट, लास्ट डे ऑफ वर्ल्ड्स एग्जिस्टेंस। तो डूम्स डे इस तरह से इस्तेमाल होता है कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कयामत का दिन है, बिल्कुल आखिरी दिन है, यही जैसे वो रामायण में आपने सुना होगा यही रात अंतिम, यही रात भारी, वो बिल्कुल डूम्स डे के लिए परफेक्ट सिचुएशन थी कि आज कल कोई पर्टिकुलर डे कयामत का डे होगा, उसके बाद जैसे ख़त्म हो जाएगी कोई चीज़ या कोई चीज़ बहुत बैड कुछ समथिंग बैड गोइंग टू हैपन, इस तरह से डूम्स डे को यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हमने कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस भी डिस्कस करे, एंटोनिम्स भी डिस्कस करे और शुरू में कुछ सिनोनिम्स भी डिस्कस करे। यही कुछ आते हैं आपके वोकैब के अंदर, जो भी इंग्लिश किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है तो इंग्लिश के अंदर वोकैब में यही आएगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस। इस वीडियो में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा करके तीनों चीज़ें रिवाइज कराई हैं। मैं अपने अगले वीडियो में भी इसी तरह से लाऊंगा, सारा कॉम्बिनेशन करके लाऊंगा, जिससे एक ही वीडियो में आपका थोड़ा थोड़ा हर चीज़ कवर होता जाए। तो दोस्तों अगर आप वीडियो पे पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आने वाले हर एक वीडियो पे अपना एक्सेस आपको तुरंत मिल जाए, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर से। और अगर आपको वीडियो हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है आपके सपोर्ट से ही। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों।